सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले कारण भी थे, उसमें सबसे बड़ा कारण था कि मैं जिस भाषा में अपनी बात रखता हूं, मेरे मन में ये बार बार सवाल उठता था, कर्नाटक के लोग, वो राष्ट्रवादी लोग, वो सनातनी हिंदू, पता नहीं कर्नाटक में मेरी बात को किस भाषा में समझ पाएंगे कि नहीं। एक मन में हिचकिचाहट थी, लेकिन अभी ऐसे राज्य जहां उसे आप हिंदी भाषी राज्य नहीं कह सकते, उस राज्य में इतनी बड़ी संख्या में लोग सुनने मेरे लिए आएंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज इस कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रीय जागरण बीदर और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नागेश, आप सब मेरे मिजाज से वाकिफ हैं। तो मैं किसी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन, वो कितना बड़ा हो, कितनी ताकतवर सरकार, बात पूरी ताकत से रखता हूं। मेरी बात से कोई नाराज होता हो, इसलिए कि सत्ताएं आनी जानी हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, संगठन टूटते बनते रहते हैं और राष्ट्र हमेशा परमानेंट रहता है। इसलिए जीवन में कभी भी अगर यह तय करना हो कि पार्टी, संगठन और तमाम दूसरी चीजों में से कुछ चुनना हो, तो जब जब आप राष्ट्र को चुनेंगे तो ध्यान रखिएगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ के पूछेंगी करना क्या है। इसलिए हम इस लोकतंत्र में एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब लोकतंत्र द्वारा बनाई गई सरकारों को भीड़ तंत्र सड़कों पे डराने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसे समय में कर्नाटक में घटना घटी, मैं उसमें नहीं जाता कि उसके पीछे कौन व्यक्ति विशेष था। मैं ये मानता हूं, आपका जनसमूह मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने के लिए अगर आया है, तो ये सारा क्रेडिट आपको है कि आपके कारण सत्ताएं बदल नहीं रही हैं। सत्ताओं पे बैठने वालों को समझ में आ गया है कि अब सत्ता पे बैठ करके हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जो सत्ताओं के दलों की जो भूमिका है, जो समाज की धड़कन है, अगर उसका कोई भी विरोध भी करता है, तब भी उस विरोध के कारण कर्नाटक की विधानसभा में स्वतंत्र वीर सावरकर की तस्वीर आपके दबाव में लगती है। कोई नेता, कोई पार्टी, संगठन ये न समझे कि किसी ने ये काम किया है। हमको बहुत कुछ पता है दिल्ली में रहते हुए। इसलिए इस बदलाव को किसी पार्टी और संगठन तक सीमित मत रखिएगा। संगठन अपने स्वार्थ में परिभाषा बदलते हैं, राजनीतिक दल अपने स्वार्थों में मैनिफेस्टो में ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन आपका दबाव रहेगा तो सत्ता पर बैठने वाले लोग इस भारत की संसद के अंदर ऐसा भी इतिहास रचते हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं करता है। और लोग समझते हैं कि सरकार में एक्स ने या वाई ने कोई बड़ा काम किया है। आपने जब से अपने मुद्दे बदले हैं, जब से अपना एजेंडा बदला है, आपने हमें रोजगार चाहिए, प्याज के दाम कम कर दो, पेट्रोल के दाम कम कर दो,
ये जो सनातनी हिंदू ने भीख मांगने की परंपरा से आगे बढ़ के कहा कि हमको ये कुछ नहीं चाहिए, आप सनातन की रक्षा में सनातन को तोड़ने वाले, सनातन को खत्म करने वाले, सनातन के खिलाफ सड़कों पे हत्याएं करने वालों को समाप्त कर दिए, हम आपके साथ खड़े। मेरी जाति के लोगों को ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। इस दबाव ने भारतीय संसद के अंदर एक ऐसी अभूतपूर्व घटना घटी जिसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि ये घटनाएं मुझे मालूम है कि सत्ताएं और पार्टियां आप तक नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि उसमें कुछ मर्यादा है और मर्यादा में रहने से कभी के अंदर जो पुरुषार्थ का भाव पैदा होता है वो भी नहीं बताने से उनकी मजबूरी है। इसलिए मैं इन दोनों चीजों से अलग हूं, इसलिए आपके सामने बात करता हूं। आप सबने सुना धारा 370 हट गई, 35 पे हट गई। ज्यादातर सनातनी हिंदू समझता है कि एक प्रपोजल आया, एक प्रस्ताव आया, उसे पास हो गया और उससे धारा हट गई और कश्यप ऋषि की धरती पर जिन आताताइयों ने अपनी उपासना करते थे उसमें से 2500 लोगों का कत्ल किया, 5.5 लाख लोगों को, उन सनातनियों को भागने में मजबूर कर दिया। वहां एक धारा थी, उस धारा को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में आपका बहुमत होना जरूरी था, लेकिन एक सदन में आपका बहुमत नहीं था। आप यहां से जब इस बात को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस सभा में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति, मेरी मां, बहन, बेटी, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई है, इसका अंदाजा आपको लगेगा। ऐसे नहीं था कि संसद में गए और बात रखी, बिल पास है, न कोई बनिया है, न कोई दलित है, न कोई ऊपर है, न कोई नीचे है। जिस दिन आपने इस क्रांति का मुजाहरा, प्रदर्शन 2014 में किया, उस दिन देश के, दुनिया के लोगों को समझ में आ गया कि 700 साल के बाद सनातनी पहली बार जागा है। और आपके जो प्रस्ताव आया संसद के उस सदन में आया जिस सदन में सत्ताधारी पार्टी का बहुमत नहीं था, बल्कि एक सदन के अंदर कि सत्ता में बैठने वालों को पता था कि 2014 में हमने ये वादा किया है कि 370 हटेगी, धारा 35 पे हटेगी और राम मंदिर का भी फैसला हो। ये तमाम बातें हम 70 साल से देख रहे थे, मैनिफेस्टो में आते थे, चले जाते थे। सरकारें बनी आपकी, पूर्ण बहुमत से नहीं बनी, फिर भी बनी, लेकिन 2014 में जो आपने किया, सत्ता में बैठने वालों को थोड़ा भरोसा हो गया कि शायद पहली बार हमारे ऊपर सनातनी हिंदू विश्वास कर रहा है। आपको लगा कि शायद बहुमत बहुत कट टू कट दिया है, आपने, आप काम करें, बहुमत देना हमारा काम है। नेताओं के सर पर था और वहां प्रस्ताव रखा गया। बहुत लोग हंस रहे थे, ये प्रस्ताव लाए हैं राज्यसभा में क्योंकि जानते हैं कि इसमें तो बहुमत ही नहीं है, और बहुमत नहीं है तो बाद में कहते हैं कि देखिए साहब, अभी हमारे पास यहां बहुमत आने में हमें समय लगेगा। आप जितने जल्दी में थे, जिन कारणों से आपने दोबारा मौका दिया, उस दबाव ने उनके दिमाग को तेज चलाया और उन्हीं लोगों ने, ताज्जुब हो गया उस वक्त पूरा देश, और इस देश को तोड़ने वाली ताकतें, चाहे उनकी गिनती 15 से 20 करोड़ हो, वो सब सत्ते में आ गई। उनके नीचे से जमीन खिसक गई कि यह कैसे हो सकता है। तो पैदा करेगा, चाटुकार नजर नहीं आएगा। बहुत से लोग अचंभे में आ गए
और मैंने सुना, अगर आप वो नजारा देखते तो आप दोबारा से देखिएगा जाकर के। 1885 में उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के AOU, उस पार्टी के वंशज राज्यसभा में जब ये विधेयक पास हो गया तो पीछे मुड़ के देख रहे थे। उनको भरोसा था कि आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री के सारे वर्कर गायब कहां हैं। पीछे मुड़ के देखा, लोग नजर नहीं आ रहे थे। खुद उनकी हवाएं उड़ी हुई थी कि बगैर मेरी परमिशन की छुट्टी पे कहां चले गए। लेकिन आप याद रखें, जल्दबाजी न करें। यह कोई लड़ाई एक दिन दो दिन का युद्ध नहीं है। हजारों साल चलने के बाद यह हजारों साल तक चलने वाला युद्ध है। सत्ता पे बैठे पारित करने से 4 महीने पहले तैयारी की थी। अंदाजा नहीं था लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है। 4 महीने पहले, क्योंकि 2014 में जिसे आपने दिल्ली भेजा था, लोग समझते थे कि इसको हम डरा लेंगे, धमका लेंगे, और 19 आते आते लोगों को लगा थोड़ा ये कमजोर पड़ रहा है। मैं भारतवर्ष के हर कोने में जहां भी जाता हूं, इसलिए कि गुजराती के बारे में कहा जाता है ये सेना में नहीं जाते, ये बॉर्डर पे नहीं लड़ते। लेकिन इतिहास उठा के देख लीजिएगा, ये बॉर्डर पे लड़ने वालों के लिए मिराज खरीदने के लिए पैसा देते हैं। और पूरे देश में एकमात्र राज्य है जो सामूहिक तौर पर अपनी किसी गलती पर सामूहिक तौर पर उस गलती की भरपाई करता है। 2014 में पूरा कर दिया। लेने के लिए उसके सर पे खड़े रहते हैं। हम उसको भी इतनी मोहलत नहीं देते कि अगर चलो 10-5 रुपए का पेन चला गया तो चला गया। गुजरातियों का दिल देखिए, 15 साल से ठोक पीट कर डॉक्टर बनाया, सर्जरी करना सिखाया, बिना पैसे वालों में दे करके दिल्ली भेज दिया। और दिल्ली में जब उसने सर्जरी पूरी की तो लगा कि अब पहला वाला डॉक्टर थोड़ा कमजोर है, तो 19 वाले को भेज दिया। और 19 वाले को पता था कि मुझे किस काम के लिए भेजा है। वो अपने काम के एजेंडे में फिट है बिल्कुल। 4 महीने पहले संसद के जितने भी नियम कानून होते हैं उनको खूब पढ़ा, और पढ़ने के बाद एक नतीजे पे पहुंचा कि संसद के अंदर ये एक परंपरा कई सालों से चली आ रही है कि हमारे यहां का उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे डेलीगेशन बाहर जाते हैं। कोई किसी देश की लोकतंत्र की पढ़ाई करने जाता है, कोई कहीं वहां की डिफेंस की स्थिति को देखने जाना चाहता है। ऐसे तमाम डेलीगेशन भारतीय संसद की परंपरा में चलते रहते हैं। 4 महीने पहले एक डेलीगेशन बना कि आप नीदरलैंड जाइए और वहां पानी की क्या व्यवस्था है उसे देख के आइए। अब 4 महीने पहले किसी को हवा में पता नहीं था कि जब वो डेलीगेशन का निर्माण किया जा रहा था तो उसमें एक साहब ने पूछा कि भैया आपने डेलीगेशन जो आप नीदरलैंड भेज रहे हैं पानी की व्यवस्था को देखने के लिए, हमें खुशी है कि आपने हमें मौका दिया, लेकिन इस डेलीगेशन में भारतीय जनता पार्टी के लोग कम क्यों हैं? तो उसमें से किसी ने कहा कि मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विश्वास। 4 महीने, और जिस दिन
राज्यसभा में धारा 370 और 35A का प्रस्ताव लाना था। इतना खतरनाक है 19 वाला कि उसने जिस डेलीगेशन में 50 लोगों को भेजा, उसमें ज्यादातर आलू की फैक्ट्री में सोना बनाने वाले वर्कर थे और फुल प्रूफ काम किया उसने कि कहीं कोई बता न दे। लौटने की टिकट भी उस दिन की कराई जिस दिन उसे प्रस्ताव नहीं रखना था। जिस दिन प्रस्ताव रखना था उस दिन वहां से फ्लाइट भी नहीं आती थी और बिल पास हो गया। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए बार बार बताता हूं कि नेता बहुत आसानी से काम करते हैं, ये मैं नहीं मानता। ये गलतफहमी मत रखिए कि ये हमारा है तो जल्दी काम करेगा। आप वाला देर में ही काम कर रहा है आजकल। नेता नेता होता है, इसलिए अपना हो या पराया, अगर राष्ट्र को सबसे ऊपर रखेंगे तो पराया भी आपके गुण गाने लगेगा और अपना भी आपके गुण गाने लगेगा। इसलिए मैं ये नहीं जानता कि वो किस व्यक्ति के कारण हुआ है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा वीर जो काले पानी में भी रहा, जिसने यातनाएं झेली, और एक ऐसे परमवीर, उनकी तुलना आजकल बहुत होती है हर छोटी छोटी बात पर, और आपके राज्य में उनके बारे में तो पोस्टर लगाने पे आग लग जाती है। जिस समय स्वतंत्र वीर सावरकर साहब को काले पानी हुआ था, जब उनको यातनाएं दी जा रही थी, उस समय फूल वाले चाचा को भी यातनाएं दी जा रही थी। लेकिन फूल वाले चाचा की यातनाएं इतनी गजब की थी कि उनको सुबह सुबह ये पूछा जाता था कौन कौन सा नाश्ते में क्या लेंगे और खाली वक्त में अपनी बेटी को चिट्ठी कब लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो आज स्थिति ये हो गई है कि इन 70 सालों में हमारे अपने लोगों ने इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि सनातनी हिंदू समाज अब शायद ये समझने लगा था कि हम तो झूठ सुनेंगे भी नहीं, और अगर कोई सच बोल रहा है उसको भी झूठा साबित कर देंगे। लिहाजा आप सच सुनने लगे हैं, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठने लगे हैं, इसलिए आज कर्नाटक की असेंबली में सावरकर की फोटो लग गई है। और सिर्फ कोई तस्वीर लगी है यह महत्व नहीं है। जो लोग समझते हैं कि अगर इंडिया गेट के ऊपर सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की आंध्र प्रदेश की पहाड़ी से काट करके ग्रेनाइट की एक बहुत बड़ी चट्टान को ले जाया गया दिल्ली, और 28 फीट की वो ग्रेनाइट की मूर्ति अगर इंडिया गेट पे लगी है, तो लोग कह सकते हैं कि इससे क्या होने वाला है। और कुछ तो ऐसे जिंदगी भर बेरोजगार रहे हैं कि वो कहते हैं राम मंदिर बनेगा तो क्या भुखमरी समाप्त हो जाएगी, मूर्ति लगने से क्या बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। अगर ये नहीं लग रहा था तो दूध की नदियां बह रही थी इस देश में। कुछ लोगों को कहना है, वो इतने निराशावादी हैं कि उन्हें किसी भी चीज में वो गर्व महसूस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने 70 साल तक चाटुकारिता के अलावा कुछ किया नहीं। इसलिए मैं आपको उस भाव को बताना चाहता हूं जिस भाव के कारण 2012 में जब मुझे लगा 12 में कि नौकरी बहुत बड़ी भी हो, साधारण भी हो, तो नौकरी करने से एक घर होगा, एक साधारण जीवन जी सकते हैं आप। लेकिन बहुत पैसा कमा करके 10 गाड़ियां होंगी, कोई बड़ा फार्म हाउस होगा, और आपके बच्चे रोज विदेश जाएंगे, यही आप समझते हैं।
दुनिया के किसी इतिहास में कभी भी, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, जो समाज अपनी मार्कशीट जिस पे उसे नंबर मिलते हैं, मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, मैं टॉप करूं क्लास में, और टॉप नहीं कर पाया तो निराशा हो जाती है, और निराशा में कई लोग मैंने देखा आत्महत्या तक कर लेते हैं। दुनिया के किसी भी इतिहास में आप उठा के देख लें, जब समाज के ज्यादातर लोग भोगवादी हो जाएं, अच्छा मकान, अच्छा घर, बहुत पैसे, तब यकीन मानिए पूरी दुनिया में यह मिसाल नहीं मिलती कि जो लोग अपनी मार्कशीट की चिंता करते हैं, नौकरी की चिंता करते हैं, वो राष्ट्र कभी नहीं बचाते हैं, कभी राष्ट्र बचाने के लिए आगे नहीं आए। और मैं आपके सामने कोई दूसरी दुनिया की बात नहीं रखूंगा, वो रखूंगा जो आपने सुनी और देखी होगी। एक प्रधानमंत्री थे, 4-5 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार से समर्थन किसी ने वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश में बलिया के रहने वाले थे, थोड़ा अक्खड़ आदमी थे, एकदम साफ बात कहते थे। वो इस्तीफा देने जा रहे थे, तो जब वो अपने कार्यालय से बाहर निकले तो एक गैलरी थी, उस गैलरी में एक आदमी कुर्सी पे चुपचाप बैठा हुआ था, और वो आगे निकले तो वो शख्स उनके पीछे पीछे भागा, और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर साहब, जो इस्तीफा देने जा रहे थे, सिर्फ उनके पीछे पीछे भागा और बोला सर 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 सर। और उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा सर आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, मुझे यूजीसी का चेयरमैन बना दीजिए। उन्होंने कहा तुम बड़ी देर में आए हो। उनका सर मैं क्या करूं, मुझे यहां तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल रही। अब चंद्रशेखर थे, उन्होंने अपने एचआरडी मिनिस्टर को बुलाया, क्योंकि उनके साइन से तो बन नहीं सकते थे। एचआरडी मिनिस्टर जब तक नहीं करता तब तक वो यूजीसी के चेयरमैन नहीं बनते। खैर काफी देर तक मीडिया में हल्ला होता रहा कि चंद्रशेखर का मन बदल गया है, चंद्रशेखर इस्तीफा नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। और फिर एचआरडी मिनिस्टर का आधे घंटे तक इंतजार किया गया, और आकर उन्होंने फाइल पे साइन कर दी। वो आदमी यूजीसी का चेयरमैन बन गया, जिसको आप मनमोहन सिंह के नाम से जानते हैं। जिंदगी भर जब नौकरी करने की आदत हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर भी उसने नौकरी की तरीके से की, और जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने वाले आदमी को यह चिंता ना हो कि ये कब जाएगी, तब उसको इस बात की चिंता नहीं होती है कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। वो ये सोचता है कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे किस तरीके से याद रखेंगे, इसलिए कि मैं बाबू था, बाबू की तरह रहा, 10 साल तक रहा, और एक विदेशी महिला की चाटुकारिता करता रहा। इसलिए जब समाज में वो लोग पैदा हो जाएं जो हर दिन जिंदा रहने और हर दिन मरने की कसम खाएं, जब समाज मरने से डरने लगे और मरने के फन को भूल जाए, तो समझ लीजिए कि वो समाज समाप्त हो गया। जिंदा वही कौमें रहती हैं, वही समाज रहता है जिन्हें मरने से डर नहीं लगता। इसलिए आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं। अभी 4 दिन पहले मैं उत्तराखंड के अंदर, एक हल्द्वानी शहर है, वहां हमारी टीम के 2 युवाओं ने एक बड़ा प्रोग्राम किया। उसकी मुहिम मैंने वहां से शुरू की, और इसलिए की कि सत्ता में बैठने वाले लोग मुहिम नहीं चला सकते। उन्होंने शपथ ली हुई है, ये उनकी मजबूरी है,
ये लोकतंत्र में होता है, इतना उनको आपको ग्रेस देना होगा। एक ऐसी मुहिम जिसे मैं पूरे देश में इसलिए खड़ा करना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि आपके बीच में ऐसे भी योद्धा हैं जिन्हें पार्टी की लाइन में टिकट लेते वक्त नजर नहीं आते, किसी संगठन की चाटुकारिता नजर नहीं आती। ऐसे भी आपके बीच में लोग हैं जो अपना काम इतनी खामोशी से करते हैं और इसलिए करते हैं कि हमें सिर्फ चिल्लाने की आदत है, शोर मचाने की आदत है। कुछ काम खामोशी से होते हैं और जब उसका परिणाम आता है तो पूरी दुनिया देखती है। मेरे युवा साथी विष्णु शंकर जैन का नाम आज पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता। आप तक भी यह खबर आई होगी। कर्नाटक के शिव भक्तों से मेरी दरखास्त है, आप भी शिव भक्त हैं और हम भी शिव भक्त हैं। हम शिव की भक्ति करके सरकार नहीं बनाते हैं, हम शिव की भक्ति करके राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं। विष्णु शंकर जैन ने, आप सबको पता होगा, बनारस के अंदर एक इस्लामिक आताताई, एक आक्रांता ने किस तरीके से भगवान शंकर की मूर्ति को तोड़ करके उसे खंडित कर दिया था। कैसे उस नंदी के सामने बैठे हुए 400-450 साल से भगवान शिव के उस मूर्ति को ऊपर से ढक करके, यानी लोग बेईमानी भी करें तो बेईमानी में भी अकल चाहिए होती है। ऐसे ऐसे लोगों ने बेईमानी की है कि उस बेईमानी का पर्दाफाश 5 सेकंड में हो जाता है। विष्णु शंकर जैन और उनकी टीम ने बनारस के अंदर एक तथाकथित मस्जिद के नाम से मस्जिद बुलाया जाता है उस जगह को, जिसे आप ज्ञानव्यापी के नाम से जानते हैं। विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तथ्यों पे और तर्कों के साथ अपनी बात रखी। बनारस की जिला अदालत में उनकी अर्जी मंजूर हुई और अर्जी मंजूर होने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर हम सर्वे करके देखना चाहते हैं कि नंदी का मुंह जिधर है, हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में ये साफ साफ हजारों साल से पाया गया है कि जहां भगवान शिव होते हैं उनके सामने उनका नंदी होता है। लेकिन जिस भगवान के ऊपर पिछले 450-500 साल से सनातनी हिंदू बनारस में दूध चढ़ाने जाता है, वो असली नहीं है। वो औरंगजेब जो इस्लामिक आक्रांता था उसके खंडित किए हुए मूर्ति है। लेकिन हम उसी के ऊपर जल चढ़ा रहे थे और ये समझते थे कि हमने बाबा विश्वनाथ के ऊपर जल चढ़ा दिया है, अब बाबा विश्वनाथ हमारा भला करेंगे। वो बाबा विश्वनाथ जिनके अंदर प्राण है, वो भी सोचते होंगे कि 95 करोड़ सनातनी हिंदू ये मेरी व्यथा नहीं समझ पा रहा है कि मेरा नंदी मेरे सामने नहीं है, तो फिर मैं यहां क्यों हूं। और इस दौर में हर एक को एक मौका मिलेगा। मुझे भी मिला, डॉक्टर मोहन गुप्ता जी को भी मिला, और जिन लोगों ने यहां मुझे बुलाया उनको भी मौका मिला। आपको भी मौका मिलेगा। उस वक्त ये मत सोचिएगा कि मैं कौन सा वाला
शिव भक्त हूं। ये बस सोचिएगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं दलित हूं। इस युद्ध में हर एक की भूमिका तय है। आप अपने अंदर उस पुरुषार्थ को जाने, उन क्षमताओं को पहचाने और अपनी क्षमता के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर लें और बिना किसी को बताए काम में लग जाएं। आप ध्यान रखिएगा, इतिहास लिखा जब जाएगा तो कोई ये नहीं पूछेगा सरकार किसकी थी।